काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इस साल 2025 में ब्रिटेन से अब तक 74,000 यानी कि 74,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो स्टडी वीजा के ऊपर ब्रिटेन गए थे वो वापस से भारत आ गए हैं, जिसके बाद अब यूके हायर एजुकेशन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अपने ही देश की गवर्नमेंट के खिलाफ रिजेंटमेंट काफी बढ़ गई है। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपने वीजा रूल्स में कई सारे फेरबदलाव किए थे। एक नया रूल लाया गया था जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद केवल 18 महीने का वीजा दिया गया था, और अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने 18 महीने के अंदर अपने सब्जेक्ट से संबंधित सेक्टर में जॉब नहीं ढूंढी या फिर स्पॉन्सर कंपनी नहीं ढूंढी तो उनको 18 महीने के बाद उनका वीजा कैंसिल करके वापस से अपने देश भेज दिया जाएगा। पहले इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस ब्रिटेन के अंदर नहीं थी। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिपेंडेंट वीजा के ऊपर भी कई सारी नई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, जिसके बाद ब्रिटेन में रहने वाले इमिग्रेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भारत से अपनी फैमिली को डिपेंडेंट वीजा के ऊपर ब्रिटेन भी नहीं ला सकते हैं। बस इसी कारण से अब इंडियन स्टूडेंट्स के बीच ब्रिटेन अब उतना अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं रहा है और इंडियन स्टूडेंट्स लगातार ब्रिटेन से भारत वापस आ रहे हैं। मसला ये है कि अभी तक ब्रिटेन में इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा थी और मैक्सिमम ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस के ऊपर ही हैवीली डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनके जो ब्रिटेन के खुद के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए फीस कम होती है, जबकि इंटरनेशनल स्टूडेंट से ज्यादा फीस और उनको ज्यादा चार्ज किया जाता है। लेकिन अब भारत के स्टूडेंट्स के ना आने के कारण इनको ह्यूज लॉस हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर। दरअसल भारत की लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के ऊपर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इशू कर दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जब भी फॉरेन कंट्री से कोई भी डिग्नेटरीज भारत आते हैं यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की तरह कोई लीडर आता है तो मोदी सरकार उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी एलओपी से मिलने नहीं देती है। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद मनमोहन सिंह जी भी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब जो फॉरेन कंट्री से लीडर्स भारत आया करते थे उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलने दिया जाता था। ऐसी परंपरा हमेशा से भारत में रही है, लेकिन मोदी सरकार अब इस परंपरा को फॉलो नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि जब मैं फॉरेन कंट्रीज में जाता हूँ वहाँ भी भारत सरकार ने बोला होता है कि उनके साथ मुलाकात ना करें और वो लोग उनको बताते हैं कि उन्हें ऐसा कहा गया है। ये कहना है राहुल गांधी का। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की मीटिंग करवानी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसके साथ ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की विजिट को लेकर एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि अभी तक न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका और किसी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट इशू करके कोई भी विरोध भारत से नहीं जताया है या फिर भारत के ऊपर आपत्ति बिल्कुल नहीं जताई है कि भारत व्लादिमीर पुतिन को क्यों होस्ट कर रहा है, और ये नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं है। 2-3 कंट्रीज के एम्बेसडर्स ने कोशिश की थी उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स इशू करने की, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने भी उनको समय रहते हैंडल कर दिया है और तमाम वेस्टर्न देशों एंड इवन यूक्रेन के एम्बेसडर और गवर्नमेंट भी व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के ऊपर बिल्कुल शांत बैठे हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस समय मीटिंग से क्या कंक्लूजन निकलता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की जो अपनी रिपोर्ट है उसको चेंज करने के ऊपर मजबूर कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। फिच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए उन्होंने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर जो 6.9% की ग्रोथ फॉरकास्ट की थी उसको अब चेंज करके यानी कि एजेंसी उसको रिवाइज करके 7.4% कर रही है। फिच ने कहा है कि अब भारत की जीडीपी हमारे अनुमान से और भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ दिखा रही है। रिसेंटली जो भारत में जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए हैं उनके कारण कंज्यूमर स्पेंडिंग भारत के अंदर लगातार बढ़ रही है और साथ में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन वो भी लगातार कम हो रही है। फिच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इसके साथ ही अपनी रिपोर्ट में और भी कई सारे रीजंस बताए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए। रिसेंटली भारत की जीडीपी के सेकंड क्वार्टर के नंबर सामने आए थे जिसमें भारत ने 8.2% की ग्रोथ रेट दिखाई थी, वो भी अमेरिका के टैरिफ्स के बावजूद। इसको देखने के बाद अब दुनिया की सभी एजेंसीज भारत की जीडीपी के ऊपर अपनी सभी रिपोर्ट्स और फॉरकास्ट उनको रिवाइज कर रही हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आर्मेनिया और पाकिस्तान को लेकर, और ये भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान अगले साल आर्मेनिया में अपनी एम्बेसी ओपन करने जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आर्मेनिया की गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपस में काम करना स्टार्ट कर दिया है एंड इसके लिए आर्मेनिया और पाकिस्तान ने आपस में जॉइंट कम्युनिके वो भी साइन कर दिया है और 1961 वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड फॉर्मल बायलैटरल टाइज को एस्टैब्लिश करने की अनाउंसमेंट भी कर दी है।
आर्मेनिया और पाकिस्तान के बीच अभी तक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप नहीं किए गए थे। ना पाकिस्तान आर्मेनिया को रिकॉग्नाइज करता था और ना ही आर्मेनिया पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करता था। इसलिए दोनों देशों ने अपनी अपनी एम्बेसीज भी एक दूसरी कंट्रीज में नहीं खोली थी। आर्मेनिया अजरबैजान नागोर्नो कराबाख को लेकर आपस में लड़ते थे, जिसमें पाकिस्तान अजरबैजान का साथ देता था और आर्मेनिया को भारत सपोर्ट करता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान और अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव को व्हाइट हाउस बुलाकर दोनों देशों का पीस एग्रीमेंट आपस में साइन करवा लिया था। उसके बाद पहले तो आर्मेनिया और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने आपस में कॉल करके इतिहास में पहली बार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की। एंड अब ये न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ ही महीनों के अंदर अगले साल आर्मेनिया में अपनी एम्बेसी भी ओपन कर देगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत सरकार के एक नए इनिशिएटिव को लेकर, जो न सिर्फ भारत सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा इनकम सोर्स बनेगा, बल्कि जियोपॉलिटिक्स को शेप करने में भी इससे भारत को बड़ी मदद मिलेगी। न्यूज आ रही है कि भारत की सरकार $50 बिलियन के सॉवरेन वेल्थ फंड को स्टार्ट करने वाली है, जिसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करने के आदेश दे दिए गए हैं। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सॉवरेन वेल्थ फंड किसी भी देश की सरकार का एक ऐसा फंड होता है जिसके पैसे को ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करके सरकार भी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कमाती है, ताकि रिवेन्यू के लिए सरकार को केवल टैक्सेस के ऊपर ही डिपेंड ना होना पड़े। कोई भी सरकार टैक्सेस एक लिमिट तक ही बढ़ा सकती है, उसके बाद सरकारों को भी नॉन टैक्स रिवेन्यूज के ऊपर जोर देना पड़ता है। सरकार सॉवरेन वेल्थ फंड्स के जरिए कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेगी, किस कंपनी के साथ टाई अप होगा, ये सभी फैसले करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम को हायर किया जाता है। भारत को जो सॉवरेन वेल्थ फंड होगा उसका नाम बताया जा रहा है कि भारत सॉवरेन वेल्थ फंड रखा जाएगा। इनिशियली इसमें $50 बिलियन अलॉट किए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार कोई नया काम करने जा रही है, और दुनिया में इससे पहले ऐसा किसी भी देश की सरकार ने ऐसा नहीं किया है। कई सारे देशों की सरकार इस समय सॉवरेन वेल्थ फंड ऑपरेट कर रही है और वहां से ह्यूज इनकम कमाती है। उदाहरण के तौर के ऊपर सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड के एनुअलाइज्ड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑन एन एवरेज 14% के अराउंड है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, इस तरह के मिडिल ईस्ट के अरब देश एंड इवन रशिया और चाइना भी सॉवरेन वेल्थ फंड्स ऑपरेट करते हैं, ताकि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स से टैक्सेस के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए। सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड का नाम है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और इसके अंडर $925 बिलियन के एसेट्स आते हैं। सऊदी अरब का ये सॉवरेन वेल्थ फंड भारत की मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता है और यहाँ से पैसे कमाकर अपने देश ले जाता है। सेम इसी तरह से दुनिया की बाकी देशों की गवर्नमेंट्स के सॉवरेन वेल्थ फंड्स डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों तरह की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन तो चलो एक फायदा है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के मामले में भी सॉवरेन वेल्थ फंड्स का काफी क्रूशियल रोल होता है। देश की सरकार सॉवरेन वेल्थ फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके दूसरी कंट्रीज के साथ गुडविल बनाती हैं और उन देशों के अंदर अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाती हैं। दूसरी कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाती हैं, स्टार्टअप्स में वहां पर इन्वेस्टमेंट की जाती है, और अगर किसी देश के ऊपर प्रेशर डालना है तो वहां से इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करके उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि बैकडोर डिप्लोमेसी में भी सॉवरेन वेल्थ फंड्स का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की जा सकती है या फिर इन्वेस्टमेंट निकाली जा सकती है। अमेरिका के पास अर्निंग सोर्सेज की कमी नहीं है, इसलिए अमेरिका ने सॉवरेन वेल्थ फंड नहीं रखे हुए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया था कि वो भी अमेरिका का सॉवरेन वेल्थ फंड स्टार्ट करेंगे। चाइना अपने सॉवरेन वेल्थ फंड का इस्तेमाल करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रमोट करता है और सामने वाले देशों को इन्वेस्टमेंट देता है। कहने का मतलब है कि सॉवरेन वेल्थ फंड्स एंड इस तरह के फंड्स के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के लिए की जाती हैं तो कुछ पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल लेवरेज के लिए। खैर लेट ही सही, लेकिन अब जाकर भारत सरकार की आंखें खुली हैं और ये रियलाइज हो रहा है कि हमें भी एक सॉवरेन वेल्थ फंड स्टार्ट करना चाहिए। अभी तो खैर फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है, और फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या प्लान को शुरू करने से पहले उसकी प्रैक्टिकलिटी, पॉसिबिलिटी और सक्सेस चांसेस का एक डिटेल्ड एनालिसिस करना, ताकि ये चेक किया जाए कि ये आइडिया काम करेगा या फिर नहीं, प्रॉफिट देगा या फिर इसमें लॉस हो सकता है, एंड इसके अंदर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। इसको कंडक्ट करने के बाद एक रोड मैप तैयार किया जाता है और फिर असल काम स्टार्ट होता है। अभी तो खैर सब कुछ अर्ली स्टेजेस के ऊपर है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि भारत सरकार सॉवरेन वेल्थ फंड के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें।
अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।